नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। इस स्टॉक्स ने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर 6 से 7 गुना रिटर्न दिया है, तो इस हिसाब से ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। तो आज हम ट्राइडेंट का बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के काम में है और ऐसा इसमें क्या खास है जो कि इसे दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके जरूर जाइए। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। ट्राइडेंट की स्थापना 1990 में हुई थी और पहले इसका नाम अभिषेक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से होता था और ये एक लुधियाना बेस्ड कंपनी है। अब हम देखने वाले कि कंपनी किन किन सेगमेंट में काम करती है। तो देखिए, कंपनी मेनली 5 सेगमेंट में काम करती है। पहला इनका सेगमेंट है होम टेक्सटाइल। होम टेक्सटाइल के अंदर देखिए मेनली इनके 2 कंपोनेंट है। पहला है इनका बेड लिनन और दूसरा है इनका बाथ लिनन। तो बेड लिनन में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि बेडशीट, पिलो कवर्स, और होम टेक्सटाइल के अंदर इनका दूसरा वर्टिकल है इनका बाथ लिनन। इस सेगमेंट में कंपनी टेरी टॉवल्स के लिए यूएस में सबसे बड़ी कंपनी है वहां पर, और इसके लिए कंपनी ने 2 प्लांट भी लगाए हुए हैं। पहला प्लांट इनका पंजाब में है और दूसरा प्लांट इनका मध्य प्रदेश के अंदर है। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट हैं सपा एंड होटल टॉवल, बीच टॉवल, डिजाइनर, डबी टेक्सचर, बाथ रग्स, चेक्ड और बाथ मैट्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ट्राइडेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉवल मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि है इनका पेपर का बिजनेस। कंपनी यहाँ पे व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर आखिर में है क्या। तो देखिए, गेहूं का जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि पराली बोल सकते हो, तो उसको ये प्रोसेस करके बनाते हैं। तो इसके कारण जो इनकी कॉस्ट है वो उनकी कॉस्ट काफी कम रहती है। तो यहाँ पर कंपनी काफी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कि ट्राइडेंट स्पेक्ट्रा, ट्राइडेंट माई चॉइस, ट्राइडेंट न्यूट्रल, ट्राइडेंट इको ग्रीन, ट्राइडेंट डिजी प्रिंट, ट्राइडेंट स्पेक्ट्रो ब्रांड। और इसके अलावा कंपनी फिर यहाँ पे सुपर लाइन, प्राइम लाइन, कार्ट्रिज पेपर, इंडेक्स पेपर, तरह की कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम बात करें कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो अभी कंपनी 1,75,000 टन पेपर प्रति वर्ष बना सकती है, जिसे कि बढ़ाना चाहते हैं 2 लाख टन पर एनम। इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट सेगमेंट है यार्न का। यार्न को हम हिंदी में बोलते हैं धागा। सिलाई कढ़ाई में काम आने वाला जो हमारा कॉटन यार्न होता है, कंपनी यहाँ पर वो बनाती है। और यहाँ पे देखिए कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि एली ट्विस्ट यार्न, स्लब यार्न, कॉम्पैक्ट यार्न, और भी काफी सारे इनके यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। और अपने कॉटन यार्न को कंपनी डिफरेंट कंपनियों को देखिए सप्लाई भी करती है, और इसके साथ में कंपनी इन्हें अपनी रिटेल मार्केट में भी बेचती है, जो कि कंपनी का एक लो मार्जिन बिजनेस है। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है कंपनी का केमिकल का। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी बनाती है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो देखिए, इस सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग काफी सारी जगहों पे होता है, जैसे कि बैटरी इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, एल्यूम मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इसके अलावा कंपनी एक LR ग्रेड भी बनाती है, जो कि लेबोरेटरी केमिकल्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स और हाई एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें इनकी क्लाइंट्स की, तो इनके पास बैटरी के लिए ल्यूमिनस, एक्साइड, माइक्रोटेक, लिवगार्ड जैसे बड़े नाम है। और फार्मा इंडस्ट्री के लिए इनके पास IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, नेकलाइफ और मोरफेन है। और लैब इंडस्ट्री के लिए इनके पास एवेंटर, मर्क, थर्मो फिशर जैसे बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट सेगमेंट है एनर्जी का। तो देखिए, इस सेगमेंट के अंदर कंपनी बॉयलर्स बनाती है, जो कि काफी सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कंपनी ने अपने बॉयलर बनाने 1999 में स्टार्ट किए थे, जिनकी इनिशियल कैपेसिटी 9.4 मेगावाट थी, जो कि 2021 तक बढ़कर 50 मेगावाट पहुंच चुकी है। इन सभी बिजनेस के अलावा कंपनी का एक सेगमेंट और है, उसका नाम है FMCG, जो कि अभी कमिंग सून है। इसके बारे में अभी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी को किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी को अपने टेक्सटाइल सेगमेंट से 84% का रिवेन्यू मिलता है। उसके अलावा फिर पेपर और केमिकल से इन्हें 16% का रिवेन्यू मिलता है। कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स करती है। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी को डोमेस्टिक्स और एक्सपोर्ट से कितना कितना रिवेन्यू मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी को एक्सपोर्ट से 68% का रिवेन्यू मिलता है, और जबकि सिर्फ 32% रिवेन्यू ही है जो इन्हें डोमेस्टिक से मिलता है।
इसके बाद हम चेक करने वाले कंपनी के फाइनेंशियल की कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कैसा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी हमें कैसा दे रही है। यहाँ पर हमारे सामने पिछले 10 साल का इनका रिकॉर्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि FY12 में जो इनकी सेल्स थी उसके बाद से देखिए हर बार ये सेल्स जो इनकी बढ़ती आ रही है। लेकिन FY20 जैसा कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन था तो यहाँ पर एक डिप थी और उसके बाद से फिर देखिए धीरे धीरे कंपनी फिर से बाउंस बैक करती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमें पता है कि कंपनी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स करती है। तो कंपनी पहले 15,491 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करती थी, जो कि अब यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए लगभग ये डबल हो चुका है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 8 से 9 साल पहले ये नेगेटिव होता था और अभी देखिए काफ़ी यहाँ पर इसमें सुधार देखने को हमें इसमें दिखाई दे रहा है। इस पूरी लिस्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है इस कंपनी के बारे में वो है इनका नेट डेब्ट। तो यहाँ पर देखिए कंपनी पे जो कर्ज लगभग 8 से 9 साल पहले होता था लगभग 22,606 मिलियंस, तो अभी ये देखिए घटता हुआ यहाँ पर लगभग 14,232 मिलियंस का ही रह चुका है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। अगर हम देखें इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक टाइम पे 3.47 था। जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे ही हमेशा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 3.12 था। उसके बाद फिर इन्होंने और कम किया जिसे ये लेके आए 1.96 तक और अभी करंट में ये 0.42 का ही रह गया है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर्स की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले ये बिल्कुल नामात्र था जो कि नेगेटिव था 8 से 9 साल पहले, लेकिन अभी देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें कंपनी का कुछ रिटर्न रेशियो की, जो कि होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखिए यहाँ पर भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। पहले नेगेटिव था, अभी धीरे धीरे कंपनी जो है बाउंस बैक करती हुई हमें दिखाई दे रही है और सेम ऐसी ही स्टोरी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जिन्हें देख के हमें लगता है ये कंपनी धीरे धीरे बाउंस बैक करने की अभी कोशिश कर रही है। और सबसे जो मेन पॉइंट है और जो कि मुझे अच्छा लगा वो है जो उनका नेट डेट, जो कि कंपनी जो अपने धीरे धीरे अपने कर्ज को कम करती हुई यहाँ पर आ रही है। अगर हम बात करें कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग्स की, तो देखिए लगभग 73% जो स्टेक्स है अभी भी प्रमोटर के पास है, जो कि मुझे लगता है कि प्रमोटर्स का अपनी ही कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। और उसके बाद देखिए पब्लिक के पास यहाँ पर 22.69% का स्टेक्स है। एफआईज के पास 2.48 और डीआईज के पास 1.89 का इसमें स्टेक्स वो होल्ड रखते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कंपनी के सामने कौन कौन से देखिए रिस्क हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो रिवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट से। तो ऐसे में करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है वो कंपनी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि मान लीजिए कल को अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाता है विदेश की करेंसी के सामने, तो ऐसे में फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर घट सकता है। दूसरा जो बड़ा रिस्क है कंपनी के सामने कि कंपनी काफ़ी सारे देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए भी कंपनी को अपने आप को तैयार रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के लिए क्या अच्छा है। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार देखिए कम होता हुआ आ रहा है, कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आगे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और दूसरी बात जो कंपनी के लिए अच्छी है, देखिए कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट है वो आता है टेक्सटाइल से, और टेक्सटाइल की जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। तो इस लेबर कॉस्ट के कम होने के कारण कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है और उनका प्रॉफिट फिर बढ़ जाता है। अभी तक हमने कंपनी के सभी पॉइंट्स को देख लिया, पर मेरा अभी भी कंपनी पे एक डाउट है। कंपनी ने सन 2019 में अपना एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था जो कि था 10:1 का। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कब करती है। तो देखिए जब कंपनी को लगता है कि उनके जो स्टॉक का भाव है वो इतना ज़्यादा हो गया है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उसे बाय नहीं कर सकता, तो ऐसे में फिर कंपनियां अपने स्टॉक को स्प्लिट करवा देती हैं। जैसा कि हमने देखा था IRCTC के केस में, जहां पर उनका भाव 6 से 7 हज़ार तक पहुंच गया था। अब हम आ चुके हैं ट्राइडेंट के चार्ट पे और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने 2019 एक्चुअल में ये दिसंबर 2019 में इन्होंने देखिए अपना स्प्लिट अनाउंस किया था और ये स्प्लिट अनाउंस हुआ था 10:1 में। कब अनाउंस किया था? अभी देखिए यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस अभी चल रहा है 8 रुपये के आसपास का चल रहा है। इसका मतलब कंपनी ने 80 रुपये के आसपास में अपना स्प्लिट अनाउंस किया होगा, जो कि जिससे कि स्प्लिट के बाद इनका प्राइस का रेट आ गया था 8 रुपये के आसपास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी का रेट देखिए हमें 6 रुपये 7 रुपये पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी अच्छी कंपनी अपने प्राइस को इतना नीचे क्यों करवाना चाहेगी? और जैसा कि हमें पता है कि 10 रुपये से नीचे के जो भी स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेनी स्टॉक।
पर एक्चुअल में इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 31 से 32 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है। इतनी बड़ी मार्केट कैप के साथ किसी कंपनी का जो प्राइस है 6 से 7 रुपये में मिलेगा। और जैसे कि हमें पता है कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं उन्हें ऐसी ही कंपनियाँ चाहिए जो कि 6 से 7 रुपये में मिल जाए आसानी से। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा कहीं मुझे डाउट लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है एक्चुअली में। पर मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट लगता है क्योंकि कोई भी कंपनी अपने रेट को देखिए 5 से 6 रुपये में नहीं करवाना चाहेगी। और आप देख सकते हैं कि 2020 में इसका प्राइस 8 से 9 रुपये पे था और अभी ये ट्रेड कर रहा है 60 से 70 रुपये की रेंज में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स में जो भी रिटर्न अभी तक आए हैं, ये रिटर्न बुल मार्केट के कारण आए हैं। और पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं इस स्टॉक्स को अवॉइड करूँगा। मेरे पर्सनल रीज़न है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो। और अगर आपके पास ये स्टॉक्स आपकी होल्डिंग में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।